अस्सलाम स्टूडेंट। आज की जो थ्योरी है वो है रिकॉर्डो का नज़रिया लगान डेविड रिकॉर्डोस थ्योरी ऑफ रेंट। इसको क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेंट भी कहा जाता है और रिकॉर्डो ने अपनी किताब पॉलिटिकल इकोनॉमी में इसकी डेफिनेशन बयान की थी। उनके मुताबिक लगान ज़मीन की पैदावार का वो हिस्सा है जो एक काश्तकार ज़मींदार को वो लगान देता है। और क्यों देता है? ज़मीन की अज़ली यानी कि ओरिजिनल खूबियाँ और लाफानी सलाहियतें, यानी ज़मीन इंडिस्ट्रक्टिबल है, ज़मीन अभी फ़ानी नहीं है। तो ज़मीन की अज़ली और लाफानी सलाहियतों के इस्तेमाल के बदले ज़मीन की पैदावार का जो हिस्सा एक काश्तकार ज़मींदार को देता है वो लगान कहलाता है। चूँकि ज़मीन के मुख्तलिफ़ कतार जो हैं वो ज़रख़ेज़ी के लिहाज से भी एक दूसरे से मुख्तलिफ़ होते हैं और लोकेशन यानी कि महल्ले वगू के लिहाज से भी एक दूसरे से मुख्तलिफ़ होते हैं। इसलिए अगर किसी ज़मीन पर या ज़मीन के मुख्तलिफ़ कतार पर मेहनत और सरमाए की एक जैसी इकाइयाँ लगाई जाए ना, तो जो आउटपुट है या पैदावार है वो डिफरेंट होती है। वो डिफरेंट पैदावार इसलिए होती है क्योंकि ज़मीन की जो मुख्तलिफ़ कतार हैं या तो उनकी ज़रख़ेज़ी में फ़र्क पाया जाता है या लोकेशन में फ़र्क पाया जाता है। बस आला और घटिया ज़मीन की पैदावार के फ़र्क को लगान कहा जाता है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। आला और घटिया ज़मीन की पैदावार के फ़र्क को लगान कहा जाता है। रिकॉर्डो ने इस नज़रिए की वजाहत की एक नौआबाद मुल्क की मिसाल से। नौआबाद का मतलब एक ऐसा मुल्क जो अभी अभी आबाद हुआ है, यहाँ पे यानी कि जहाँ पे पहले आबादी नहीं थी, आहिस्ता आहिस्ता लोग उस मुल्क में आबाद होना स्टार्ट होते हैं। आपको जैसे एग्जांपल दी जाए, सबसे पहले कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ़्त किया था, वहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे आबादी स्टार्ट हुई और अब आप देखें कि अमेरिका की आबादी किस कदर ज़्यादा है। तो रिकॉर्डो ने जो एग्ज़ाम्पल दी है वो ये दी है कि एक नौआबाद मुल्क है और उस मुल्क में ना 4 किस्म के कतात हैं। यानी जो अलिफ़ कता है वो सबसे ज़्यादा ज़रख़ेज़ है, बे कता उससे थोड़ा सा कम ज़रख़ेज़, जो फिर तीसरा कता है जिसको उन्होंने जीम कता के नाम से कहा है, थर्ड सेक्टर, वो उससे भी कम ज़रख़ेज़, और जो दाल सेक्टर है ना वो सबसे ज़्यादा कम ज़रख़ेज़ फ़र्ज़ कर लिया है। अब देखिए रिकॉर्डो कह रहे हैं कि शुरू में जब लोग नो आबाद मुल्क में आबाद हुए, शुरू में जब लोग नो आबाद मुल्क में आबाद हुए तो सबसे पहले उन्होंने पहला कता ज़मीन का काश्त किया, ठीक है। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि क्योंकि ज़मीन का जो पहला कता था ना बच्चों, अलिफ ज़मीन, वो ज़मीन की तलब के मुकाबले में बहुत ज़्यादा था, यानी आबादी बहुत कम थी, ज़मीन की जो तलब है वो भी बहुत कम थी। आबादी के कम होने की वजह से ज़मीन की तलब भी कम थी, इसलिए ज़मीन का जो है वो कोई लगान नहीं था, ठीक है, क्योंकि ये ज़मीन बेलगान थी, ठीक है। और आपने एक इम्पॉर्टेंट बात जहन में रखनी है कि मुख्ततिम ज़मीन, रिकॉर्डों के मुताबिक जो मुख्ततिम ज़मीन है वो लगान नहीं देती। इस वक्त अलिफ़ के मुकाबले में चूँकि कोई और ज़मीन है ही नहीं, इसलिए अलिफ़ ज़मीन ही मुख्ततिम ज़मीन आप समझ लें, ठीक है। अब आप देखें कि कुछ अरसे बाद जैसे जैसे मुल्क की आबादी बढ़ती गई तो पहला कता ज़मीन जो है वो इंसानों की ज़रूरत या तलब के मुकाबले में कम हो गया, चनांचे दूसरा कता ज़मीन यानी कि बे ज़मीन को ज़ेर काश लाया गया। लेकिन चूँकि दूसरा कता जो है वो पहले कते की निस्बत, अलिफ ज़मीन की निस्बत कम ज़रख़ेज़ है ना, आपको मैंने स्टार्ट में डेफिनेशन में बता दिया। डेफिनेशन के बाद जो हमने एग्जांपल इसमें हमने बताया कि अलिफ ज़मीन सबसे ज़्यादा ज़रख़ेज़ है, बे ज़मीन उससे कम ज़रख़ेज़ है, जीम ज़मीन बे से भी कम ज़रख़ेज़ है और दाल ज़मीन इन तीनों ज़मीनों से कम ज़रख़ेज़ है, ठीक है। तो आप देखिए कि आबादी बढ़ने के साथ साथ जैसे पहला कता जो है वो लोगों की तलब को पूरी करने में नाकाम रहा, तो बे ज़मीन पे काश्तकारी शुरू हो गई, ठीक है। अब दूसरा कता चूँकि पहले कता ज़मीन की निस्बत कम ज़रख़ेज़ है, इसलिए इसकी जो पैदावारी सलाहियत है वो कम है। आप देखिए कि अलिफ ज़मीन पे जब मेहनत और सरमाए की एक इकाई लगाते हैं, तो वही मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ अगर अलिफ ज़मीन पे लगाते हैं तो 25 क्विंटल गंदम हासिल होती है। बे ज़मीन पे लगाते हैं तो सिर्फ 20 क्विंटल। जीम ज़मीन पे वो मेहनत और सरमाए की एक इकाई लगाते हैं तो सिर्फ 15 क्विंटल पैदावार हासिल होती है। जबकि वही मेहनत और सरमाए की एक इकाई जो है वो अगर दाल ज़मीन पे लगाएं तो सिर्फ और सिर्फ 12 गंदम जो है 12 क्विंटल गंदम जो है 1 एकड़ से हासिल होती है, ठीक है। तो आप देखिए कि जब अलिफ ज़मीन के बाद बे ज़मीन को इस्तेमाल किया जा रहा था तो अलिफ ज़मीन और बे ज़मीन की जो पैदावार का फ़र्क है यानी कि 25 माइनस 20, ये अलिफ और बे ज़मीन का जो फ़र्क है ना वो लगान कहलाएगा। जब जीम और दाल ज़मीनें ज़ेर काश नहीं लाई जा रही, सिर्फ अलिफ और बे ज़मीन ज़ेर काश लाई जा रही है, तो अब आप देखिए कि अलिफ और बे ज़मीन में से मुख्ततिम ज़मीन बे होगी, ठीक है। और जब बे ज़मीन भी तलब को पूरी नहीं करेगी और जीम ज़मीन काश्तकारी के लिए इस्तेमाल की जाएगी, तो अब जो मुख्ततिम ज़मीन है वो जीम होगी। और जब दाल ज़मीन भी ज़ेर काश्त आ जाएगी तो अब जो मुख्ततिम ज़मीन है वो दाल होगी। यानी मुख्ततिम का मतलब है हर अगली इकाई। तो मुख्ततिम ज़मीन यानी कि मार्जिनल लैंड का क्या मतलब है कि
हर जो लास्ट वाली ज़मीन लास्ट जो इस्तेमाल हो रही है उसको हम कहेंगे, ठीक है। अब आपको टेबल की मदद से वजाहत की गई है। सबसे पहले आपने ये टेबल आपको एज़ इट इज़ ये वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी। आप देखिए इसमें आपको बताया गया कि मेहनत और सरमाए की टोटल 5 इकाइयाँ हैं। किसके पास हैं? एक किसान के पास, ठीक है। अगर पहली इकाई को ज़मीन पे लगाएं तो देखें पहली इकाई सबसे पहले उसने मेहनत और सरमाए की, सबसे पहले आपने अलिफ ज़मीन को देखना है। मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ जब अलिफ ज़मीन पे लगाई गई, पहले पैदावार हासिल हुई 25 इकाइयाँ, बढ़ाते चले गए, 2 इकाइयाँ लगाई, पैदावार कानून तकलील हासिल की वजह से कम होती चली जा रही है। मैंने आपको सारे कवानीन हासिल पढ़ा दिए। आपको पता होगा कि जैसे जैसे मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ हम ज़मीन पर लगाते चले जाते हैं, पैदावार कम होती चली जाती है। पैदावार 25 से 20, 20 से कम होकर 15, 15 से 12, 12 से 10, पैदावार कम होती जा रही है। इसकी वजह है कानून तकलील हासिल। अब देखिए कि टोटल मेहनत और सरमाए की 10 इकाइयाँ हमारे पास हैं जो हमने इस्तेमाल करनी है। अब आप देखें कि जब अलिफ ज़मीन पे मेहनत और सरमाए की इकाइयों पे लागत ज़्यादा आ रही है, पैदावार कम हासिल हो रही है, और अलिफ ज़मीन पे अगर हम मेहनत और सरमाए की मज़ीद इकाइयाँ लगाएंगे तो पैदावार जो है वो पहले से भी कम हासिल होगी, जो जिससे काश्तकार को नुकसान होगा। इसलिए वो अलिफ ज़मीन अब चूँकि मज़ीद पैदावार नहीं दे रही, इसलिए अब काश्तकार जो है वो बे ज़मीन को ज़ेर काश ले आएंगे। बे ज़मीन को जब वो ज़ेरे काश ले आएंगे तो बे ज़मीन पर भी मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ जैसे जैसे लगाते चले जाएंगे, आप देखें पैदावार गिरती चली जा रही है। और आप इनिशियल वैल्यू को देखें, चूँकि बे ज़मीन अलिफ ज़मीन से कम ज़रखेज़ है, इसलिए पैदावार जो है वो 25 से कम होकर 20 पे आ रही है। यानी अलिफ ज़मीन पे अगर मेहनत और सरमाए की पहली इकाई से 25 क्विंटल गंदम हासिल हो रही थी, तो बे ज़मीन से सिर्फ 20 क्विंटल पैदावार हासिल हो रही है। अभी सिर्फ बे ज़मीन को ज़ेरे काश्त लाया जाएगा और बे ज़मीन पर ही बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए जो है मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ हम बढ़ाते चले जाएंगे। जब बे ज़मीन की पैदावार भी जो है वो तलब के मुकाबले में कम हो जाएगी, बे ज़मीन भी आपको आउटपुट नहीं देगी, पैदावार नहीं देगी, तो फिर जीम ज़मीन को इस्तेमाल में लाया जाएगा। और जीम ज़मीन पर भी जैसे जैसे मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ लगाते चले जाएंगे, उसकी पैदावार भी कानून तकलील हासिल के तहत गिरती चली जाएगी, और इस तरह दाल ज़मीन की पैदावार भी गिरती चली जाएगी। अब हमने देखना है कि हमने लगान किस तरह से फाइंड आउट करना है। आप देखिए कि सबसे पहले मैं आपको वैल्यूज़ को बता दूं कि अलिफ और बे ज़मीन के दरमियान लगान मालूम करना होगा तो 25 माइनस 20। अगर बे और जीम ज़मीन के दरमियान लगान मालूम करना है तो कैसे करेंगे, 20 में से 15 माइनस कर देंगे। यानी और जीम और दाल ज़मीन के दरमियान अगर हमने लगान फाइंड आउट करना है तो 15 में से 12 माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि दाल ज़मीन का क्या लगान है। मुख्ततिम ज़मीन का लगान मालूम करने के लिए आपने यही तरीका इस्तेमाल करना है। जब बे ज़मीन मुख्ततिम होगी तो लगान होगा 25 में से 20 माइनस करें 5। जब जीम ज़मीन मुख्ततिम होगी तो लगान होगा 20 में से 15 माइनस करें 15 लगान आएगा। जब दाल ज़मीन मुख्ततिम होगी तो आप देखिए कि जीम में से दाल माइनस करें, 15 में से 12 माइनस करें तो लगान होगा 3। ये आपने मुख्ततिम ज़मीन का लगान मालूम करने का ये फार्मूला मैंने आपको बता दिया। यहाँ आपने फ़र्ज़ कर लेना है कि पैदावार की हर इकाई पे लागत आती है 12 क्विंटल पैदावार के बराबर, यानी कॉस्ट आती है 12। तो जाहिर है हम एक काश्तकार, एक समझदार काश्तकार सिर्फ तब तक ही मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ ज़मीन पर लगाता है जब तक उसका रेवेन्यू और कॉस्ट आपस में बराबर हो जाए। यानी कॉस्ट अगर 12 है तो वो रेवेन्यू जहाँ उसको 12 हासिल हो गए, वो 12 से कम रेवेन्यू पर तो कभी भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्योंकि देखें ना, पैदावार अगर 10 हासिल हो और ख़र्चा उसका आ रहा है 12 का, तो वो कभी भी जो है 5वीं इकाई मेहनत और सरमाए की 5वीं इकाई ज़मीन पर नहीं लगाएगा। जहाँ जहाँ उसकी कॉस्ट और रेवेन्यू आपस में बराबर हो रहे हैं, जहाँ उसकी टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट या मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट आपस में बराबर होंगे, वो सिर्फ उतनी इकाइयाँ तैयार करेगा। यानी 12 उसकी कॉस्ट है और 12 उसको पैदावार हासिल हो रही है, तो बस वो यहीं तक ही प्रोड्यूस करेगा। 5वीं इकाई अलिफ ज़मीन पर नहीं लगाएगा, चौथी और 5वीं इकाई बे ज़मीन पर नहीं लगाएगा। यहाँ तक ही 3 इकाइयाँ लगाएगा बे ज़मीन पर। जीम ज़मीन पर सिर्फ 2 इकाइयाँ लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसकी टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट कुल हासिल और कुल लागत आपस में बराबर है। और दाल ज़मीन पर सिर्फ मेहनत और सरमाए की 1 इकाई लगाएगा, क्योंकि दाल ज़मीन पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट उसके यहाँ पे बराबर हो रहे हैं। अब आप देखें गिने टोटल कितनी इकाइयाँ बनती है मेहनत और सरमाए की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल मेहनत और सरमाए की 10 इकाइयाँ इस्तेमाल की गई हैं। ये आपको सिंपली लगान मालूम करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। मालूम करने का तरीका जो है फार्मूले के ज़रिए मैं आपको बता रही हूँ। लगान यानी कि रेंट क्या है कि टोटल रेवेन्यू जो है आपकी कुल पैदावार है, उसको आपने उससे माइनस कर लेना है कुल मसारिफ को। यानी कि आपने टोटल प्रोडक्टिविटी में से टोटल कॉस्ट माइनस कर लेनी है। जब इन दोनों का डिफरेंस हम मालूम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा लगान क्या है। अलिफ ज़मीन का लगान मालूम करने के लिए आप देखिए हमारा रेवेन्यू क्या होगा बच्चों।
25 जमा 20 जमा 15 जमा 12, ये हमारी टोटल पैदावार है जो अलिफ ज़मीन से हासिल हुई। बे ज़मीन से जो पैदावार हासिल हुई है वो है 20 जमा 15 जमा 12। जीम ज़मीन से जो पैदावार हासिल हुई है वो है 15 जमा 12, और दाल ज़मीन से सिर्फ 12 क्विंटल पैदावार हासिल हुई है। और कॉस्ट देखिए, जो आपको बताया गया है कि मेहनत और सरमाए की जो फ़ी इकाई पैदावार की हर इकाई पर लागत जो है वो 12 क्विंटल पैदावार आ रही है, यानी कि फ़ी इकाई लागत या टोटल कॉस्ट आपकी है 12। आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो है 12। अब कॉस्ट मालूम करने के लिए देखिए, आपने ये देखना है कि मेहनत और सरमाए की अलिफ ज़मीन पर कितनी इकाइयाँ इस्तेमाल की गई हैं, 4। 4 को आपने ज़रब दे देनी है 12 से, तो आपको पता चल जाएगा कि अलिफ ज़मीन पे कितनी लागत आई। बे ज़मीन पे टोटल 3 इकाइयाँ, 1, 2, 3, 3 इकाइयाँ इस्तेमाल की गई हैं। इसका मतलब फ़ी इकाई की कीमत 12 है, तो 3 इकाइयों की कीमत क्या होगी? आपने 3 को 12 से ज़रब दे देनी है। इस तरह जीम ज़मीन पर मेहनत और सरमाए की 2 इकाइयाँ इस्तेमाल हुई हैं, 1 और 2। फ़ी इकाई की कीमत 12 है, तो 2 इकाइयों की कीमत क्या होगी? 24। 12 को आपने 2 से ज़रब दे देनी है। और यहाँ देखिए कि मेहनत और सरमाए की सिर्फ 1 इकाई इस्तेमाल की गई है दाल ज़मीन पर, और फ़ी इकाई की कीमत 12 है, इसलिए यहाँ पे जो लागत है वो 12 आएगी। अब हमने टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट, टोटल प्रोडक्टिविटी, कुल पैदावार और कुल मसारिफ का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेना है। अलिफ ज़मीन का लगान देखिए, मैंने आपको यहाँ पे अभी समझाया कि आपने 25 जमा 20 जमा 15 जमा 12 किया, ये आपने रेवेन्यूज़ पता कर लिए। और कॉस्ट, चूँकि मैं अलिफ ज़मीन पर 4 इकाइयाँ इस्तेमाल की गई हैं, कॉस्ट आएगी 4 ज़रब 12, तो आंसर अलिफ ज़मीन का लगान है 24। बे ज़मीन का क्या लगान है? आपने 3 इकाइयों से हासिल करदा पैदावार यानी कि 20 जमा 15 जमा 12, इसको जमा कर लिया और 3 इकाइयों को ज़रब दे देनी है 12 से, तो आपको कॉस्ट पता चल जाएगी। इसी तरह पैदावार आपकी है 15 जमा 12, तो ये आपकी कुल पैदावार आपने 15 जमा 12 लिख दी, लेकिन कॉस्ट आपको कैसे पता चलेगी? क्योंकि मेहनत और सरमाए की सिर्फ 2 इकाइयाँ इस्तेमाल की गई हैं दाल जीम ज़मीन पर, तो 2 इकाइयों को जब 12 से ज़रब देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट भी पता चल जाएगी। इनका डिफरेंस जो है वो जीम ज़मीन का लगान होगा, यानी कि 3 क्विंटल गंदम। दाल ज़मीन का लगान कैसे मालूम करेंगे? मेहनत और आपकी कुल पैदावार हासिल हो रही है 12, और मेहनत और सरमाए की चूँकि सिर्फ 1 इकाई इस्तेमाल की गई है, आप देखें सिर्फ 1 इकाई इस्तेमाल की गई है, और 1 इकाई की कीमत भी है 12, तो उसको जब 1 को आपने 12 से ज़रब दी, तो कुल पैदावार, यानी ये कुल पैदावार 12 और कॉस्ट 12, इनका डिफरेंस जो है वो 0। अब देखिए, चूँकि दाल ज़मीन एक मुख्ततिम ज़मीन है, और ये हमने शुरू में ही पढ़ लिया था कि मुख्ततिम ज़मीन जो है वो लगान नहीं देती, ठीक है? तो गोशवारे की वज़ाहत जो है हम किस तरह से कर सकते हैं कि गोशवारा हमें ये चीज़ वाज़ेह कर रहा है कि तमाम किस्म की ज़मीनों पर जब हम मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ एक जैसी लगाते हैं, तो एक काश्तकार सिर्फ तब तक जो है ज़मीन पर मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ लगाएगा जब तक उन सब की मुख्ततिम पैदावार आपस में बराबर ना हो जाए। ये हमने कानून मसावी अफ़ादा मुख्ततिम में भी पढ़ा था, और अब हम रिकॉर्डों के नज़रिया लगान में भी पढ़ रहे हैं कि जब इनकी मुख्ततिम पैदावार आपस में बस बराबर हो जाएगी, यानी जो कुल हमने मेहनत और सरमाए की 10 इकाइयाँ लगाई हैं, यानी कि 4 अलिफ ज़मीन पर, 3 बे ज़मीन पर, 2 इकाइयाँ जीम ज़मीन पर और 1 इकाई दाल ज़मीन पर, तो इन तमाम की जो मुख्ततिम पैदावार है जो है यानी कि 12 है, वो उनकी मार्जिनल कॉस्ट 12 के बराबर हो जाएगी, जो फ़ी इकाई लागत है उनके बराबर हो जाएगी। ठीक है, इस नज़रिए की वज़ाहत या लगान मालूम करने का एक और भी फ़ॉर्मूला आपको बताया गया है कि आप इनिशियल वैल्यू में से लास्ट को माइनस कर लें। ठीक है, 25 में से 12 माइनस कर ले, 20 में से 12 माइनस कर ले, 15 में से 12 माइनस कर ले, और 12 में से 12 माइनस कर ले, तो इस तरह से भी आप लगान मालूम कर सकती हैं। ये भी एक मेथड है। अब इस सारे टेबल को, इस टेबल को मैंने दोबारा नेक्स्ट पेज पे यहाँ बनाया आपकी आसानी के लिए, क्योंकि इसके सामने ही डायग्राम बनाई गई है। आपने इसी टेबल को डायग्रामेटिकली जब शो करना है, तो आपने एक्स एक्सिस पर आपने ज़मीन की अक़साम शो की है, और वाई एक्सिस पे आप शो कर रहे हैं पैदावार को। पैदावार आपको कौन, सबसे बड़ी इकाई यहाँ पे देखिए 25 है, और सबसे छोटी इकाई यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो आप देखिए कि ओवरऑल जो टेबल की वैल्यूज़ हैं वो 5 पे डिवाइड हो रही हैं, तो आपने जो है ना वाई एक्सिस पे ऐसी वैल्यू शो करनी है जो कि 5 के डिफरेंस से हो, यानी कि 5, 10, आप देखें 15, 20 और 25, इन वैल्यूज़ को आपने शो कर लिया। ये टेबल कोई ऐसे जितना टफ नहीं है, आपने सिंपल, सबसे पहले आपने शो करना है अलिफ ज़मीन के साथ जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 25, आपने यहाँ शो कर दी 25 वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आप पहले को ही आपने शो करना है। अलिफ की जो पैदावार है 25, बेन की इकाई की पैदावार है 20, और आप देखिए जीम से पहली की पैदावार है 15, ये जो इनिशियल वैल्यू नजर, उसके बाद दाल ज़मीन की पहली की वैल्यू है 12, तो आप ये 10 और पे देखिए 10 15 के दरमियान जो 12 है यहाँ पे आएगा, 11 12 13 14 15, तो 12 की वैल्यू यहाँ पे आएगी ना।
तो आपने 12 को अंडरलाइन कर लिया इस तरह से। यानी आपने सिर्फ़ ये पहली लाइन आपने जो है वो शो करनी है, और यहाँ पे आपने एक्स एक्सिस पे आपने जो ये फ़ासला है ना, ये बिल्कुल बराबर रखना है। ये ब्लॉक्स जो है ना बिल्कुल बराबर होने चाहिए। ये आपको अलिफ ज़मीन, ये बे, ये और दाल आप शो, तो ये आपने सिर्फ़ पहली वैल्यू किया 25, उसका देखें बी और 15 और फिर ठीक है। यहाँ आपने चूँकि आपकी जो टोटल कॉस्ट है ना, टोटल भी 12 है, तो 12 तक से को यूँ अंडरलाइन करके आपने बाकी हिस्सों को डिफरेंट कलर्स कर देने हैं, या आप शेड कर सकते हैं। पेंसिल से आप शेड कर दीजिएगा। तो आप बता सकते हैं जो कलर्ड हिस्से हैं, ये अलिफ ज़मीन का लगाना है, ये बे ज़मीन का लगाना है, ये जीम ज़मीन का लगाना है, और दाल ज़मीन का कोई लगान नहीं है। दाल ज़मीन का सिफ़र लगाना है। स्टूडेंट्स, इसके मफ़रूज़ात आपने जो है लाज़मी लिखने हैं, और ज़ाहिर है ड्यू टू टाइम शॉर्टेज आप एग्ज़ाम में अगर लिखेंगी तो इसके अगर सिर्फ नाम लिख दीजिएगा, अगर आपको लगे कि टाइम बहुत कम है। तो इसके मफ़रूज़ात हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है कि काश्तकारों के दरमियान मुकम्मल मुकाबला पाया जाता है। सेकंड अज़म्पशन है कि काश्तकारों को ज़मीन की ज़रख़ेज़ी के बारे में पहले से इल्म होता है कि कौन-सा सेक्टर ज़्यादा ज़रख़ेज़ है, कौन-सा कम ज़रख़ेज़ है। और थर्ड, कि ज़मीन की सलाहियतें अज़ली और पायदार हैं, और लगान इसी वजह से ही जो है ना दिया जाता है। फोर्थ वन कि जो है मुख्ततिम ज़मीन मार्जिनल लैंड का तसव्वुर रिकॉर्डो ने ही पेश किया। उन्होंने कहा कि जो मुख्ततिम ज़मीन है उसका कोई लगान नहीं होता, लेकिन जो बाकी ज़मीनों का लगान मुख्ततिम ज़मीन से माइनस करके ही पता चलता है, ठीक है। और फिफ्थ वन है कि लगान ज़मीन की कीमत का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसने कहा जो कॉस्ट जो है लागत पैदाइश से जो ज़ायद पैदावार है उसको लगान कहा जाता है। जैसा कि हमने जो है देखा था कि हमने किस तरह से टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट निकाल के जो बाकी इनकम बच रही थी उसको हमने कहा कि वो लगान है, ठीक है। और लास्ट वन है कि ज़मीन पर कानून तकलील हासिल का नफाज होता है, यानी कि पैदावार जो मुख्तलिफ पैदावार कम होती चली जाती है जैसे जैसे हम ज़मीन पर मेहनत और सरमाए की इजाफी इकाइयाँ लगाते चले जाते हैं। अच्छा, अब आ जाए इसका जो तनकीद है ना, तनकीद आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ उस सूरत में लिखनी है अगर आपको पेपर में पूछा जाए कि रिकॉर्डों के नज़रिया लगान का तनकीदी जायज़ा लें। अगर तनकीद ना पूछें तो आपने बिल्कुल नहीं लिखनी, ठीक है। अक्सर एग्ज़ामिनर ज़रा-सा क्वेश्चन इस टाइप का बनाते हैं कि तनकीदी जायज़ा क्रिटिकल एनालिसिस के बारे में कहा जाता है, तो फिर आपने तनकीद लिखनी होती है, अदरवाइज़ आपने बिल्कुल नहीं लिखनी। तो ऐसा बहुत कम होता है, तनकीदी जायज़ा बहुत कम ही पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो रिकॉर्डों का नज़रिया लगान मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आपके चैप्टर नंबर 12 में से 2 क्वेश्चन हैं जिनमें से एक लाजमी आपके फाइनल एग्ज़ाम्स में आता है। एक तो है रिकॉर्डों का नज़रिया लगान, और सेकंड वन इज़ नज़रिया मुख्ततिम पैदावारी, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको आज कल के लेक्चर में करवा दूँगी। तो इन 2 क्वेश्चंस में से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आपके पेपर में आएगा। मैंने आपको बताया तलब और रसद में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, चैप्टर नंबर 1 और 2 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और चैप्टर नंबर 12 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तनकीदी जायज़ा में आपने सिर्फ मेन हेडिंग सारी लिख देनी है और एक एक लाइन में वजाहत करनी है। सिर्फ एक लाइन से ज़्यादा आपने नहीं लिखना। आपने बताना है कि जो मुकम्मल मुकाबले का कंसेप्ट दिया गया है वो अमली ज़िंदगी में दुरुस्त साबित नहीं होता। ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी का काश्तकारों को पहले से कैसे इल्म हो सकता है, मुमकिन ही नहीं है। थर्ड, आपने बताना है कि ज़मीन की जो असली और लफ़ानी सलाहियतें हैं वो वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहती हैं। मुसलसल काश्तकारी से ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कम भी हो जाती है, और बंजर ज़मीन को भी जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से उससे बेहतर पैदावार हासिल की जा सकती है। उसके अलावा मुख्ततिम ज़मीन का जो तसव्वुर है वो भी उन्होंने कहा बेबुनियाद है, क्योंकि आजकल कोई ज़मीन ऐसी नहीं है जो लगान ना दे। उसके अलावा लगान ज़मीन की कीमत का हिस्सा नहीं है, बल्कि उस जो है जदीद माहिरीन माशियात लगान को रेंट को कहते हैं कि ये भी एक तरह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मसारफ़ पैदाइश है, और कानून तकलील हासिल का ही सिर्फ नफाज नहीं होता। ये तनकीद की गई है कि अमले पैदाइश में सबसे पहले कानून तकसीर हासिल होता है, फिर कानून यकसानी हासिल होता है, फिर कहीं जाके कानून तकलील हासिल का नफाज होता है। लेकिन रिकॉर्डर ने तो डायरेक्ट ही कह दिया कि कानून तकलील हासिल होगा। उसके अलावा ये कहा गया कि नामुकम्मल नज़रिया है, जो है उन्होंने ये नहीं बताया कि मुख्तलिफ़ ज़मीनें रेंट क्यों देती हैं, लगान क्यों देती हैं। उसके अलावा ज़मीन के अलावा दीगर अवामिल जो हैं जैसे कि मेहनत, टेक्नोलॉजी, खाद वगैरह को इग्नोर कर दिया गया है। लगान का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं किया गया। और तरबियत काश्त पर एतराज़, यानी कि प्रोफेसर जो हैं रॉशर और कैरे, उन्होंने कहा कि रिकॉर्डों की जो तरतीब काश्त है, सॉरी तरतीब यानी काश्तकारी की जो तरकीब है तरतीब है
कि पहले वो अलिफ़ को ज़ेर काश लाएँगे, फिर बे को, फिर जीम को, फिर दाल को। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होता। आमतौर पे सबसे पहले वो ज़मीनें ज़ेर काश लाई जाती हैं जो आबादियों के करीब हों, ठीक है? चाहे वो कम ज़रख़ेज़ हो या ज़्यादा, लेकिन आबादी के करीब ज़मीन पे काश्तकारी को प्रेफ़र किया जाता है, ठीक है? या उसकी लोकेशन देखी जाती है, ज़रूरी नहीं कि अलिफ़, बे, जीम, दाल एक तरतीब से ही होगा। तो ये उस पे तनकीद की गई थी। Your topic is over. Thank you.